कक्षा 11 के अर्थशास्त्र के बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम अभी पहला अध्याय स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उस समय 1947 के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने हासिल की। अब व्यावसायिक संरचना और आधारिक संरचना के बारे में जानेंगे कि उस समय हमारे देश की व्यावसायिक संरचना कैसी थी, कितने लोग किस व्यवसाय से अपनी आय प्राप्त करते थे। तो बच्चों, उस समय सबसे बड़ा जो व्यवसाय था जिससे लोग अपनी आय प्राप्त करते थे उसमें जो है थी कृषि, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या कृषि से आय प्राप्त करती थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से 10% और 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। क्षेत्रीय विषमताओं का मतलब कि सभी क्षेत्रों का बराबर समानता से विकास नहीं हो रहा था। किसी क्षेत्र में विकास की संभावनाएं ज़्यादा थी, विकास हो रहा था, और कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे। तो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल प्रांतों के जो क्षेत्र थे, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों को वहाँ पर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग विकसित हो रहे थे और उनमें लोगों को कार्य मिल रहा था, इसलिए कृषि पर भार कम हो रहा था। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। वो जैसा कि हमने बच्चों आपको बताया कि कुछ ही क्षेत्रों में, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मद्रास और महाराष्ट्र, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई। तो बच्चों, उस समय की जो व्यावसायिक संरचना थी उसके अध्ययन से हमें ये ज्ञात होता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि 75% जनसंख्या हमारी कृषि से आय प्राप्त करती थी, और मुख्य व्यवसाय उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा कृषि ही था। बच्चों, इसके बाद व्यावसायिक संरचना के बाद अब हम पढ़ेंगे आधारिक संरचना। बच्चों, आधारिक संरचना के अंतर्गत आती हैं वो संरचना जो कि विकास की नींव कहलाती हैं, जिस पर कि हमारी विकास की नींव टिकी रहती है। तो उसमें हमारा आता है, अगर हमने उन सब चीज़ों पर उन संरचना का विकास कर लिया तो हमें विकास करना आसान हो जाता है। तो वो क्षेत्र हैं सड़क, रेलवे, बंदरगाह, जल यातायात, परिवहन के साधन, डाक तार विभाग, शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इनका विकास उस समय हमारा कैसा था, जिससे कि विकास आगे और अग्रसर हो सके। तो बच्चों, परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य उन्होंने वहीं पर इन सब चीज़ों का विकास किया जहाँ की उनको आवश्यकता थी। उन्होंने भारत की जनता को ध्यान में रख करके इसका विकास नहीं किया। सड़कें भी बनवाई, बंदरगाहों का भी विकास किया, रेलवे भी आई, डाक तार विभाग ने भी कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन औपनिवेशिक हित को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी शासन ने सारे कार्य किए। क्यों? उन्होंने सड़कों का निर्माण किया जिससे कि उनकी सेना आसानी से आ जा सके और भारत की जनता पर उनका दबदबा बना रहे। और इंग्लैंड से तैयार माल को भारत की बाज़ार तक पहुंचाने के लिए वो सड़कें काम आती थी, भारत से कच्चा माल ले जाने के काम आती थी। तो ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पे कच्चे माल होता था, जहाँ पर मार्केट विकसित थी, वहाँ पर सड़कों का विकास हुआ।
बच्चों, अंग्रेज़ों ने 1950 में भारत में रेलों का आरंभ किया और यही उनका सबसे भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कि अंग्रेज़ों को जो भारत को अंग्रेज़ों की देन थी वो रेल और डाक तार विभाग था। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण तरीक़ों से उसने प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हो गए। दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला कि व्यावसायीकरण से मतलब जो भारत की कृषि थी वो जो व्यावसायिक कृषि थी, जूट था, कपास था, गन्ना था, तो इन सब चीज़ों को आसानी से माल को लाने और ले जाने में, निर्मित माल को मार्केट तक पहुंचाने में आसानी हुई। भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। वो अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से प्राप्त हुए। इस प्रकार जनसामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। तो बच्चों, आपने देखा कि जो आधारिक संरचना में उन्होंने सड़कों का निर्माण किया, रेलवे का विकास किया और रेलवे ये आपने देखा यहाँ पर कि उन्होंने मुंबई तथा ठाणे को जोड़ने वाला पहला रेलवे पुल 1854 में उन्होंने बनवाया। और उसी समय एक टाटा कंपनी, टाटा एयरलाइंस यानी कि एयरलाइंस ने भी कार्य करना शुरू कर दिया। टाटा एयरलाइंस ने 1932 उड्डयन क्षेत्र में भी भारत ने अपने कदम 1932 में यानी कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पहले ही उड्डयन क्षेत्र में भी भारत ने अपने कदम रख दिए थे। तो और भारत में विकसित की महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो उन्हें अपनी व्यवस्था को बनाए रखना। जो भारत में उन्होंने डाक तार विभाग की व्यवस्था की, उसका उद्देश्य उन्हें अपनी सूचनाएं अपने अधिकारियों के पास, अपने लोगों तक पहुंचाने में उनको सुविधा होती थी। इसी सुविधा को ध्यान में रख कर के उन्होंने डाक तार विभाग की स्थापना की, न कि भारतीय जनसामान्य की आवश्यकता को ध्यान में रख कर के। तो बच्चों, आधारिक संरचना में जो उन्होंने विकास किया वो मुख्य रूप से रेल, सड़क और डाक तार विभाग थे। समुद्री जलमार्गों का भी विकास हुआ, बंदरगाह बने, नहरें बनी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने भारत में की और आधारिक संरचना का विकास किया, किंतु इसका उद्देश्य उन्होंने अपने हित को ध्यान में रखते हुए, इंग्लैंड के हित को ध्यान में रखते हुए किया था, ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए।